There is. So it's going to be very difficult to control from here. Now आपने कहा कि yes, and they all agree that they are very much backward and poor people in the Maratha community. Yes, there are. And they really need help of reservations so that they can uplift them. And I think we shall have to continue our reservation conversation as we go along. At the moment with us from the Aam Aadmi Party, after a very long time, our old friend Mr. Mahmood Deshmukh. Mahmood Deshmukh साहब नमस्कार. यस सर, नमस्कार. नमस्कार सर, बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है. नमस्कार जी. महमूद देशमुख जी, सर आवाज आपकी ठीक तरह आ नहीं रही है. महमूद देशमुख साहब, आई एम गेटिंग अ क्रैकलिंग इन द वॉइस. अभी आई आवाज? अभी आ रही है जी, बिल्कुल ठीक आ रही है. हेलो. अभी जी बिल्कुल ऐसे ही बोलिए, जरा जोर से बोलिएगा. महमूद देशमुख साहब, जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, आज की तारीख में आपको तो बहुत खुश होना चाहिए. महमूद देशमुख साहब, आपको तो बहुत खुश होना चाहिए. हाँ, खुश है हम सर, हमेशा खुश इसलिए होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी का जो एजेंडा है वो हर एक पार्टी ने अडॉप्ट कर लिया है. अब तो भले वो कांग्रेस है या कोई और पार्टी हो या इनफैक्ट बीजेपी भी हो, आप ही के एजेंडे पे बात कर रही हैं कि गैस सिलेंडर 450 का 200 यूनिट फ्री वगैरह वगैरह. बोलिए सर महमूद जी. सभी को इस एजेंडे पे आना होगा सर जी. बोलिए. खुशी की बात है कि 75 साल बाद सभी पार्टियां जाग तो रही है, और सिर्फ आपकी वजह से, इसमें कोई दो राय नहीं. हाँ, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की वजह से. दुरुस्त बात है. जो अरविंद इसका पूरा क्रेडिट जो है सर हमारे राष्ट्रीय संयोजक सम्माननीय अरविंद केजरीवाल जी को जाता है. जी दुरुस्त बात है. महमूद देशमुख साहब, एक चीज तो है, जो केजरीवाल मॉडल है अब सबको मालूम पड़ गया कि देश इसी से चलेगा, वरना नहीं चलेगा. ये बात तो है, इसमें कोई दो राय नहीं चलेगा. तो आप तो लोगों के बीच में घूम रहे हैं, आप तो लोगों के साथ संपर्क में रहते हैं, हमेशा लोग आपके साथ बातचीत करते हैं, तो लोगों की क्या राय है इसके बारे में? सर आप बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, फ्रेम को एडजस्ट मत कीजिए. बहुत बढ़िया लग रहा है सर, बोलिए. ओके सर. लोग क्या बोलते हैं सर, वो बताएं, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में और आम आदमी पार्टी के बारे में. जिन लोगों के साथ आप संपर्क में हैं, आप स्लम में भी जाते हैं, बाकी सब लोगों के साथ भी संपर्क में हैं, नेताओं के साथ भी संपर्क में हैं, तो लोगों की क्या राय है अब अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के बारे में, वो जरा दर्शकों को बताएं. महमूद जी, आपने देखा होगा पिछले कई सालों से पूरे देश में हालात बद से बदतर हो गए हैं. कहीं हिंदू मुस्लिम की बात है तो कहीं भारत पाकिस्तान की बात होती है, तो कभी मतलब हिंदू और दलित लड़ाई होती है ना, कभी प्रांतवाद की लड़ाई तो कहीं रिजर्वेशन की लड़ाई. तो लोगों को सिर्फ उलझा के रखा गया है इन विषयों में, बल्कि जो मतलब होना चाहिए हकीकत में लोगों के विकास की बातें, बेरोजगारी के मुद्दे पे, है ना, किसानों के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे, इन पे कोई मतलब बात नहीं करता, कोई लड़ना नहीं चाहता, कोई बात करना नहीं चाहता. सब शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहते हैं राजनीति का. सिर्फ और सिर्फ इस देश के अंदर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक सम्माननीय हमारे अरविंद केजरीवाल जी जो विकास की राजनीति की बात करते हैं, अस्पताल और स्कूल की बात करते हैं, सड़क और बिजली और पानी की बात करते हैं, रोजगार की बातें करते हैं, जो डेवलपमेंट की बातें करते हैं. अगर वाकई में इस देश को तरक्की पे लाना है, देश को सुपर पावर बनाना है, तो हमको ये जो बेसिक जरूरतें हैं इंसानों की, आम आदमी की, उस पर ध्यान देना चाहिए. किसानों का मुद्दा होगा, नौजवानों का मतलब रोजगार का मुद्दा होगा, या फिर शिक्षा का मसला हो जी, अस्पताल का मसला हो, इन पे ध्यान देने की जरूरत है. तो महमूद देशमुख जी, बहुत कुछ महीने पहले आपने बहुत जबरदस्त संघर्ष किया था. वो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो हाइक है, मीटर डिस्कनेक्शन है, उसके लिए पूरे मुंबई के लिए आपने जबरदस्त आंदोलन छेड़ा था. मुंबई आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त फील्ड पे जाकर मोर्चा लेकर, कभी आप प्रकाशगढ़ में गए थे, कहीं अलग अलग जगह पे. तो आज वो स्थिति क्या है? क्या आपने कैंपेन छोड़ दिया या उस कैंपेन को आगे लेके जा रहे हो आप? किस प्रकार, किस मोड़ पर है? देखिए, कैंपेन हमने नहीं छोड़ा है, लेकिन अब ये जो सरकार बैठी है, ये निकम्मी सरकार है ना, ये मस्त सरकार, इनको पड़ी नहीं है. ये देखिए, यहाँ सही माने में आज लोकतंत्र कहीं नहीं है.
ये हर जगह पे आंदोलन को कुचलने की बात करते हैं। और आपने देखा होगा अभी जो मतलब सराठी में जो किस्सा हुआ है ना, ये आरक्षण के मुद्दे पे, जो मराठा आरक्षण के मुद्दे पे, वो जरांगे पाटिल पे, और वहां पे महिलाओं पे जो अत्याचार हुआ, लाठीचार्ज किया गया। तो ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरे सार्वजनिक जीवन में पहली बार मैंने देखा होगा, जब जब मैंने आंदोलन की बात की होगी तब तक पुलिस स्टेशन ने यही कहा होगा कि भाई 144 लागू है, आपको परमिशन नहीं मिलेगा। अभी हाल फिलहाल में भी मैंने मतलब एसआरए पे मोर्चा निकाला था, बीच उसके बाद में हमने भाड़ा पे मोर्चा लिया। तो उस वक्त पुलिस डिपार्टमेंट हमेशा बीच में आके ये कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा और 144 लागू है, हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो ये पहली बार ऐसे हालात मुंबई में, महाराष्ट्र में, मैं समझता हूँ शायद पूरे देश में, कि 144 कंटिन्यू लगा हुआ है। जबकि 144 लगाने के ऐसे हालात क्यों है, ऐसी जरूरत क्यों पड़ रही है? ये सरकार इसकी सफाई दे, होम डिपार्टमेंट इसकी सफाई दे। ये मैं आपके चैनल से ये सवाल कर रहा हूँ। तो ये आज बड़े ताज्जुब की बात है महमूद देशमुख साहब, बड़े ताज्जुब की बात है कि आज तक हमने देखा कि भाई जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राजनीतिक संगठन जितने भी हैं, उनका तो हक है आंदोलन करना, बाहर आना, जलसा करना। यस, आर्टिकल 19 ये आपको इजाजत देता है कि आप मतलब अपनी बात रख सकते हैं, अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, आप शांतिपूर्ण मोर्चा निकाल सकते हैं, धरना दे सकते हैं, है ना। लेकिन ये वो सरकार है जो संविधान को मानती ही नहीं है, दिखावा भले करती है लेकिन ये संविधान को मानती नहीं है। ये हमारी अंदर समझ है। But this is sad, isn't it, Pradeep? Yes, बिल्कुल बिल्कुल। महमूद देशमुख जी, ये आंदोलन आपने ये भी छेड़ा है कि आपने हर वार्ड में जाके जो पोर सैनिटेशन फैसिलिटीज है, जो पब्लिक टॉयलेट्स है मुंबई के इतने बैड अवस्था में है, जो पैसेजेस है वो बैड अवस्था में है, लोग स्लम्स में बहुत बैड जिंदगी जी रहे हैं बिकॉज बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसी जो पायवाटा बना रहे सालों से उस पर फंड्स खर्चा कर रहे हैं, बट वो गंदगी वैसे है। तो गार्बेज जिस प्रकार से, तो ये कैसे इस चीज को आप कैसे बदलना चाहोगे? बिकॉज हमने भी आपके साथ कैंपेन्स किए बहुत सारे क्षेत्र में, तो एक बहुत बुरी अवस्था है। इस बुरी अवस्था को कैसे निकाल पाए? कैसे आप सोच रहे हो इस चीज को सुधारेंगे? देखिए, भी ऐसा है, मुंबई महानगर पालिका बर्खास्त होकर 2 साल हो गए, अभी तक कारपोरेशन के चुनाव नहीं किए जा रहे हैं। सत्ता में जो है मतलब कमिश्नर के हाथ में सत्ता है, एज एडमिनिस्ट्रेटर बना के उनको मतलब उनके हाथ में सत्ता दी गई। अब ये जवाबदेही किसके है? एक मतलब इनको सवाल पूछने वाला कोई बैठा नहीं है, सब मनमानी चल रहा है, कौन क्या कर रहा है ये किसी को पता नहीं चल रहा। तो हम तो चाहेंगे कि जल्द से जल्द मुंबई महानगर पालिका के चुनाव हुए और नगर सेवक चुन के आएंगे, तब जाके मतलब एक अंकुश होगा इस पे और काम होंगे लोगों के। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो केजरीवाल जी बोल रहे हैं और अन्य पार्टी वाले भी बोल रहे हैं, जैसे हमारे राहुल गांधी जी हुए, बाकी सब लोग हुए, जो ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है। तो जो आप बता रहे हैं कि अभी तो सेक्शन 144 परमानेंटली लगा हुआ है मुंबई में, पता नहीं कितने साल से। यस, तो जी आप पता लगाइए, ये सही है। ये तो अजीबोगरीब मसला है। मतलब कोई आंदोलन नहीं कर सकता, जलसा नहीं कर सकता, मतलब कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, सही बात है। ये क्या हुआ? मतलब आज की तारीख में फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा 1.5 साल हो गया, एक्चुअली 1.5 साल हुआ है कि बीएमसी के चुनाव नहीं हुए हैं, ठीक है साहब? नहीं होगा। और अगर आज आम आदमी पार्टी जलसा करना चाहती है, आंदोलन करना चाहती है, प्रोटेस्ट करना चाहती है कि चुनाव क्यों नहीं हो रहे, तो आपको परमिशन नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ नहीं मिलेगी सर। जी बिल्कुल सही। तो डेमोक्रेसी कहां रही भाई? लोकतंत्र कहां है? लोकतंत्र का पहला हक होता है कि मैं अपनी बात लोगों के सामने रख सकूं और संगठन के साथ मतलब लोगों को संगठित कर सकूं मेरी बात रखने के लिए प्रशासन के सामने। ये क्या मतलब हुआ? तो अभी पार्टी में क्या चल रहा है, आपके पार्टी के नेतृत्व में क्या चल रहा है कि इसका मुकाबला कैसे हो? महमूद देशमुख साहब, हम तो देखिए लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं, संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम इसका जो मुकाबला है वो संविधान के माध्यम से, लोकतंत्र के माध्यम से, लोकतंत्र के दायरे में रह के ही करेंगे। भले ही मतलब
सत्ता में बैठे हुए लोग किसी भी तरह से पेश आए, लेकिन हम तो मतलब संविधान के दायरे में और लोकतंत्र के दायरे में रह के इसका मुकाबला करें। महबूब देशमुख जी, ये बार बार यही चल रहा है कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू, वेयर पानी वाला मसला था, बीएमसी स्कूल्स का मसला था। बीएमसी स्कूल्स का आप ही का आंकड़ा है कि 2.2 लाख चिल्ड्रन, 2.2 लाख चिल्ड्रन पूरे हमारे बीएमसी स्कूल्स में है। और जो दिल्ली मॉडल में है, दिल्ली पब्लिक स्कूल्स में 16 लाख बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं। और ये केजरीवाल मॉडल बन गया था। केजरीवाल मॉडल आप मुंबई में इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो, तो ये आप बिकॉज मुंबई में स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मुंबई में हर वार्ड में बीएमसी के स्कूल्स है, एवरी वार्ड। यस। और मैं देख रहा हूं बीएमसी के जो स्कूल्स है, म्युनिसिपल स्कूल्स के बाहर आजकल एस्ट्रोटर्फ लगा है। एस्ट्रोटर्फ जो गरीब बच्चों को, ये हॉकी हो, फुटबॉल हो, उस चीज के लिए, यानी सरकार इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इसको कैसे, बिकॉज 2-3 जगह पे हमने भी देखा कि एस्ट्रोटर्फ बन रहा है, मगर बाहर के बच्चे खेल रहे हैं, वो पर आवर कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहे हैं, पैसे लेके कमर्शियल बना दिया है। yes. ये गरीब बच्चों लोग, बीएमसी के गरीब बच्चों की जो फैसिलिटीज बना दी है, ये इसको कमर्शियल बना दिया है। तो ये सब सुधार कैसे करोगे? बीएमसी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर वार्ड में है। अगर 226 वार्ड बोल रहे तो आपके पास 226 के आसपास स्कूल्स है यहाँ पर, तो इस चीज को कैसे सुधारोगे देशमुख जी? देखिए सर, इसका रास्ता यही है कि मुंबई महानगर पालिका के चुनाव हो, जल्द से जल्द चुनाव होगा। मुझे विश्वास है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पे सत्ता में आ जाएगी बहुमत में, क्योंकि लोग सब त्रस्त हैं इनकी मतलब हरकतों से। अभी आपने देखा होगा जिनके ऊपर चार्जेस लगे है ना मुंबई महानगर पालिका में, जिन लोगों पे मतलब बीजेपी ने मतलब चार्जेस लगाए कि ये मतलब स्कैम में कहीं ना कहीं फंसे हुए लोग हैं, उन्हीं को इन्होंने अपने गले लगा लिया, अपने साथ मिला लिया। आप इनसे क्या उम्मीद कर सकते हो कि ये मतलब सत्ता में आने के बाद में अच्छा काम करेंगे? तो आज यहाँ मुंबई शहर की आम जनता जो है ये समझ चुकी है कि भाई सिर्फ अगर कोई अच्छा काम कर सकता है तो, और हमने दिल्ली में करके दिखाया है, हमको कहीं बताने की जरूरत नहीं है कि हम करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, ऐसा नहीं है। हम ऑलरेडी दिल्ली में काम कर रहे हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि दिल्ली में जैसे हमने काम किया है वो दिल्ली पैटर्न हम मुंबई में भी लाएंगे। आप पंजाब में कर रहे हैं, पंजाब में कैंपेन चलाया था कि 1000 पंजाब में मैं एमसीडी की बात कर रहा हूँ सर जी, एमसीडी की बात कर रहा हूँ। दिल्ली में एमसीडी में काम शुरू हो गया, स्टेट गवर्नमेंट का तो काम दिल्ली ये एमसीडी में भी हमने अच्छा काम चालू कर दिया है जी, और काफी लोग खुश दिख रहे जी, वो तो दिख रहा जी। प्रदीप जी आप कुछ बोल रहे देशमुख जी, हमने वहां पे दिल्ली में एक एग्जांपल सेट किया, तो वही एग्जांपल हम यहाँ पे मतलब दिखाना चाहते हैं लोगों जी। देशमुख जी, बहुत महीने पहले आपने पीएपी स्कैम, 1000 करोड़ पीएपी स्कैम, आपका कहना था गोस्ट स्ट्रक्चर्स, जिस प्रकार से घोटाला चल रहा है, चाहे वो एसआरए, पीएपी स्कैम्स, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल, ये 1000 करोड़। प्रीति शर्मा मैंने आप सब इसमें बहुत जबरदस्त तरीके से हाईलाइट कर दिया है। उसका क्या स्टेटस है आज के तारीख में? सरकार सही रास्ते पर लेके आए पूरे डिपार्टमेंट को? क्या चल रहा है अभी? नहीं, कुछ नहीं है, जैसे है वैसे है। मैंने कहा ना कि सरकार में जवाबदेही किसी के पास नहीं है, कोई जवाब देना नहीं चाहता, ये मनमानी सरकार है। पहली बात तो ये मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये सरकार जो है ये असंवैधानिक सरकार है। आप देखेंगे अब ये 14 तारीख से मतलब इनका मतलब ट्रायल चालू हो जाएगा, है ना, कि कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, कौन पात्र होगा और कौन अपात्र होगा, ये तो अब चलने वाला है। तो पिछले 1 साल 1.5 साल से तो इनके सर पर वैसे ही काम तलवार लटक रही है। ये सरकार से ज्यादा उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा काम करेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पड़ोस में ही भारत नगर है ना, भारत नगर के अंदर जो माड़ा लेआउट है, भारत नगर में मतलब माड़ा टेनामेंट्स है, मुंबई शहर के अंदर मतलब माड़ा का खुद का गवर्नमेंट का एक गैजेट है जिसमें ये बोला गया है कि मतलब माड़ा के जितने भी लेआउट्स हैं उसके ऊपर 33(5) है ना, सेक्शन 33(5) के तहत डेवलपमेंट होगा, मतलब रीडेवलपमेंट के हिसाब से उनको घर मिलेंगे। आज वहां पे
मतलब भूतपूर्व अदानी नाम के बिल्डर के जरिए वहां पे 3310 मतलब एसआरए इंप्लीमेंट किया जा रहा है। मैंने उस बात पे सतीश लोखंडे जी से मुलाकात की, जो एसआरए के सीईओ है। वो कहते हैं कि भाई आप म्हाडा से बात करिए, म्हाडा लैंड ऑनर है, म्हाडा अगर मना कर देगी तो मैं पीछे हट जाऊंगा। जब म्हाडा में म्हाडा सीईओ से मिलिंद बोरीकर से मैंने बात की तो म्हाडा सीईओ कहते हैं कि भाई 3310 कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है, और 33.5 अगर ऐसा है तो आप कोर्ट जाइए। अरे भाई कोर्ट जाइए तो फिर आप क्यों बैठे हैं, है ना। मतलब एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है इसके यहाँ पे, इस गवर्नमेंट के अंडर में हर अधिकारी मतलब भ्रष्ट काम कर रहा है। तो म्हाडा का सीईओ अभी संजीव जायसवाल जिनको म्हाडा का वीपी बनाया गया है, उनकी खुद इंक्वायरी चालू है। आप मुझे बताइए, जिस अधिकारी की, जिस एक ऑफिसर्स की ईडी की तहत इंक्वायरी चालू है, उसको आपने म्हाडा का वीपी बना के रखा है, तो क्या उम्मीद की जा सकती कि वो यहाँ बैठने के बाद भी ईमानदारी से लोगों का काम करेंगे और लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि चुनाव जल्द से जल्द कराने चाहिए। बेशक बेशक होना चाहिए। चुनाव होंगे क्या उम्मीद है आपको? क्या कोई जानकारी मिल रही है, क्या कोई इंडिकेशन आ रही है कि शायद हो सकता है चुनाव? संकेत आ रहा है क्या? ये सरकार का बस चले, सुनिए मैं केंद्र सरकार की बात करता हूं, अगर इनका बस चले तो ये अपने लाइफ में कभी इस देश के अंदर चुनाव कराया ही नहीं, चुनाव ही कराए जी। हाँ, लेकिन आज तक कभी ऐसा लोकतंत्र खत्म हो चुका है सर। दुरुस्त बात है, लेकिन आज तक कभी ऐसा बीएमसी में नहीं हुआ है। सिर्फ एक ही बार हुआ था 1984 में, डीएम शुक्तंकर साहब बीएमसी के कमिश्नर हुआ करते थे, और वो भी 6 महीने के लिए 1984 में। जी नहीं सर, 1985 से लेके 1990 में टर्म्स खत्म हो रहा था, उस समय भी 2 साल बढ़ के हुआ था। 92 में चुनाव हुआ था कारपोरेशन का, लेकिन हाउस था उस वक्त के हालात। लेकिन सर हाउस था, लेकिन हाउस फंक्शनल था। हाउस था ना, मैं वही कह रहा हूँ, सिर्फ इलेक्शन एब्सेंट हुए। करेक्ट है, लेकिन अभी तो हाउस ही नहीं है। यस, हाउस ही नहीं है, बिल्कुल सर। अभी कोई जाए तो किसके पास जाए? तो हमारा कहना यही है ना, अब हम जाए तो जाए कहाँ जी। केजरीवाल किसके पास जाएगी? प्रधानमंत्री मोदी हर नॉन बीजेपी स्टेट, नॉन बीजेपी म्युनिसिपल काउंसिल, हर चीज जो बीजेपी के हाथ में नहीं है, रिमोट कंट्रोल से बीजेपी के हाथ में लेना चाहता है। दैट इज व्हाट ही इज डूइंग, दैट इज व्हाट एवरीवेयर मोदी जी कर रहे हैं डेमोक्रेटिकली। जैसे दिल्ली में आपके पूरे हक उन्होंने अपने पास रख लिया, दिल्ली जो बिल पास करने के बाद। तो क्या ये सच्चाई की तरफ बढ़ रहा है? उद्धव ठाकरे जी कह रहे थे कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स टोटलिटेरियन, और 2024 में हम लोग एक साथ लड़ेंगे नहीं आके, तो ये पूरा टोटलिटेरियन डिक्टेटोरियल टोटल टेंडेंसीज आ जाएगा और डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा। तो पूरे बीजेपी के रूल होगा, और या तो एलजी करेगा, या गवर्नर करेगा, या मोदी जी रूल करेंगे। कैसे देखते हो इस स्टेटमेंट को देशमुख साहब? उद्धव जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो अभी जो एक इंडिया है ना, इंडिया लेवल पे जो एक इंडिया का अलायंस बना हुआ है ना, जिसमें आम आदमी पार्टी भी एक उसके अंदर मतलब एक जिम्मेदार रोल अदा करेगी, है ना। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, 2024 में इंडिया वर्सेस एनडीए ये लड़ाई रहेगी, और इंडिया इसमें कामयाब होगी। इंडिया कामयाब होगी, एनडीए बाहर होगा। तो कहने का मतलब ये वक्त की जरूरत है कि एक बार लोकसभा में आप लोग जब जीत जाएंगे, उसके बाद ही मुंबई शहर के बीएमसी में चुनाव होंगे, उसके पहले नहीं होते दिखते मुझे। लगे सर आप? लग तो ऐसे ही रहा है, लग तो ऐसे ही रहा है सर। तो बीजेपी का कहना है कि देखो 2024 में इंडी अलायंस के पास कोई प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर करो, कन्वीनर डिक्लेयर करो। इंडी अलायंस कन्वीनर और प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहा? बीजेपी का आलोचना है महबूब देशमुख जी। यस सर, देखिए सर, ऐसा है कि हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, है ना। ये पहले का दौर था, राजा अपना वारिस डिक्लेयर करता था, राजा अपने बेटे को राजा डिक्लेयर करता था, है ना, कि भाई मेरे बाद मेरा बेटा है राजा बनेगा। ये भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है, एनडीए में हो सकता है कि वो अपना डिक्लेयर कर सकते हैं। हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, और अलग अलग पार्टियां सब साथ में मिलके तो जो सेंट्रल लीडरशिप डिसाइड करेंगे,
जो इंडिया की जो एक टीम बनी है, कोऑर्डिनेशन टीम है, वो लोग डिसाइड करेंगे। जब इलेक्शन के बाद में जिसके ज्यादा एमपीज आएंगे उनका प्राइम मिनिस्टर बनेगा और वो सब लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को इतनी फिक्र क्यों है कि आपने अपना प्राइम मिनिस्टेरियल उम्मीदवार, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं किया है? तो बीजेपी को इतनी फिक्र क्यों है आपकी? अरे सर, अगर आप बीजेपी के लोगों को अगर आप पर्सनली पूछेंगे ना, ऑन रिकॉर्ड नहीं ऑफ रिकॉर्ड अगर पूछेंगे, तो कई लोग उनके भी लाइन में खड़े हैं कि भाई अभी हमारा नंबर लगना चाहिए। आप समझे? तो वो अपने घर में झांक कर देखे, अपने पहले गिरेबान में झांक ले, कई लोग उनके लाइन लगा के खड़े हैं कि भाई हमारा नंबर कब आएगा। तो यहाँ हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया अलायंस के अंदर तो सीधी सी बात है कि जिसके पास ज्यादा मेजोरिटी होगी, जिसके ज्यादा एमपीज होंगे, उनका प्राइम मिनिस्टर बनेगा और उसके लिए सब एग्री है, किसी में आपस में कोई डिस्प्यूट नहीं है। जी, मराठा आंदोलन एकदम उग्र हो गया महाराष्ट्र में। महबूब देशमुख जी, मराठा आंदोलन एकदम उग्र, एक तेजी पकड़ लिया है। अलग अलग मराठा ग्रुप अलग अलग डिमांड्स लेके लोगों के सामने आए, प्रदर्शन कर रहा है। कोई जल समाधि कर रहा है, कोई जैसे जलना में समाधि, जलना में जिस प्रकार से बैठे। तो क्या होने वाला ये ओबीसी रिजर्वेशंस, उसके बाद ओबीसी बोले कि हम आंदोलन पे निकले कि हमारा कोटा से नहीं निकलना चाहिए, हमारा कोटा। तो आप कैसे देखते हो, क्या पूरे महाराष्ट्र एक वेरी एग्रेसिव मोड पे पहुंचा है कि यहाँ पर लोग नियंत्रण में रहना, रिजर्वेशन के इशू पे नियंत्रण, कंट्रोल में नहीं रहेगा? हाउ डू यू सी इट महमूद देशमुख जी? देखिए सर, आरक्षण का मुद्दा जितना आप समझते हैं, है ना, वो उतना आसान नहीं है। जितना आप अभी जो दिखाई दे रहा है उतना आसान नहीं है। इसके पीछे एक गहरी साजिश नजर आती है मुझे। तो मैं तो ये समझता हूं 2014 से जो सरकार बैठी है, केंद्र सरकार, ये आरक्षण को खत्म करना चाहती है इस देश पे। वो आरक्षण एससी कम्युनिटी का हो या ओबीसी कम्युनिटी का हो, वो किसी भी कम्युनिटी को आरक्षण देना ही नहीं चाहते हैं, आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। और इसीलिए ये आपस में लड़वा रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ साल पहले हरियाणा में आरक्षण के ऊपर गुर्जर समाज लड़िया रास्ते पे उतर गया था, जाट समाज रास्ते पे उतर गया था, राजस्थान में गुर्जर समाज रास्ते पे उतर गया था, है ना। अब महाराष्ट्र के अंदर मराठा समाज रास्ते पे उतर आ रहा है, तो कहीं ओबीसी भी अपोज करता है। देखिए, एक मतलब ये अगर वाकई में इसके लिए एक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, अगर वाकई में इनको अगर मराठा समाज को अगर आरक्षण देना है तो इनको घटना में दुरुस्ती करनी पड़ेगी, अपने संविधान में मतलब अमेंडमेंट करना होगा। क्योंकि संविधान कहता है, घटना हमारी कहती है कि 50% के ऊपर हम लोग आरक्षण दे नहीं सकते हैं। ये सब पार्टी, ऑल पार्टी जान रही है ना। तो फिर ये अमेंडमेंट कहाँ होगा? ये मतलब संविधान के अंदर अमेंडमेंट करना होगा और ये पार्लियामेंट के माध्यम से होगा। ये राज्य सरकार का सब्जेक्ट ही नहीं है सर, ये स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है ना। और ये आज ऐसे हालात है कि महाराष्ट्र में जिनकी सत्ता है वही केंद्र में भी बैठे हुए हैं और मेजोरिटी में बैठे हैं। अगर ये मोदी सरकार चाहे और यहाँ महाराष्ट्र में बैठी हुई शिंदे सरकार है ना, ये दोनों भी एक ही सरकार है, तो अगर हकीकत में ये अगर इनको ये ईमानदारी से अगर मराठा समाज को अगर आरक्षण देने की अगर इनकी नीयत है, तो मैं समझता हूँ समय नहीं लगना चाहिए। जैसे अभी 18 तारीख से जो मतलब ज्वाइंट अधिवेशन बुला रहे हैं ना, ये पार्लियामेंट सेशन, तो उसके अंदर ये बिल पास कर ले, अमेंडमेंट लाए इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई 50% के ऊपर भी आरक्षण हम दे सकते हैं बोल के। ये वक्त की जरूरत है। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये मराठा समाज के बारे में, महाराष्ट्र के अंदर 35% मराठा समाज है ना। एक आप बजाज साहब जी देखिए, आज हम लोग लोकतंत्र में जीते हैं, है ना। तो आज लड़ाइयां जो लड़ी जाती है वो कोई लड़ाइयां खत्म हो गई। एक दौर था जब बॉर्डर मतलब उस वक्त छोटी छोटी रियासतें थी, वो पंजाब हो, राजस्थान हो या यूपी हो, जो क्षत्रिय समाज होता था, जैसे महाराष्ट्र के अंदर मराठा समाज है ना। तो ये राजा के जरिए ये राजा की फौज होती थी, सैनिक होते थे। इन्होंने प्रजा की मतलब रक्षा की है हमेशा, है ना। जो समाज कल तक अपने अनेक सभी समाज भाइयों का मतलब बांधवों का, अलग अलग अनेक जातियों के लोगों का, ये मतलब अपने राज्य का या अपने प्रजा की
रक्षा करने के लिए अपना बलिदान देते थे, ये वो लोग हैं, है ना। आज उनके हालात अगर ऐसे, आज जो जिनके पूर्वजों ने लोगों की माँ बहनों की रक्षा की होगी, लोगों की जिंदगी की रक्षा की होगी, आज उनके ऊपर ऐसे दिन आ रहे हैं कि उनके बहन बेटियों पे, उनकी औरतों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, उनके बारे में सुनवाई नहीं हो रही है। ये दुखद बात है, ये नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन आज की तारीख में चलते चलते आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूं कि हमारी सरकार ने, शिंदे साहब की सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस और अजीत दादा पवार की सरकार ने ये वादा कैसे कर दिया कि भाई हम जीआर निकाल रहे हैं। वो जीआर कैसे निकाल सकते हैं जब तक के, जैसा आपने कहा, संविधान में संशोधन नहीं होता केंद्र में, तो कैसे ये अनाउंसमेंट कर सकते हैं, ये बताइए। सर यही तो मैं कह रहा हूँ, ये खेल रहे हैं, ये सिर्फ खेल रहे हैं, भावनाओं से खेल रहे हैं ये, और ये लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं, ये फिर एक बार खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके नतीजे मैं समझता हूँ कि आने वाले कल में, मैं महाराष्ट्र के मराठा समाज से अपील करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि भाई ये जो बैठी हुई जो सरकार है, ये मराठा विरोधी सरकार है। दूसरी बात, ओबीसी समाज भी एक तरफ ये कह रहा है कि भाई अगर हमारे में से अगर इनको आरक्षण दिया जाएगा तो हम रास्ते पे उतरेंगे। अब उतर गए सर, हर आदमी को ऐसा उतर गए, वही मैं कह रहा हूँ ना। तो ये तो कैसा है कि ओबीसी भाई और मराठा समाज इनको आपस में लड़वाने का काम करना चाहते हैं। तो मैं मेहरबानी करके मैं सभी समाज के, महाराष्ट्र के मतलब भाइयों से कहूंगा कि इनकी राजनीति को समझो, इनकी गंदी राजनीति को समझो और थोड़ा इंतजार करो, और इनको इनकी जगह आने वाले 2024 के चुनाव में अपने बैलेट पेपर के माध्यम से इनको दिखा देवे, वोटों के माध्यम से इनको रास्ते पर जगह पे ले आइए। महमूद देशमुख जी, अमित शाह जी बहुत कॉन्फिडेंट है, अमित शाह जी बहुत कॉन्फिडेंट है। उन्होंने पार्लियामेंट में भी बोला कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस एक ही मंच पर एक साथ यूनाइटेड नहीं हो सकता। उन्होंने बोले कि ये खत्म हो गए, देखो कैसे दोनों अलग अलग होते हैं। बिकॉज जितना आप बढ़ते हो आप कांग्रेस के वोट खा जाते हो, कांग्रेस को नुकसान हो जाता है। तो ये कैलकुलेशन अमित शाह ने रखा है कि आप और कांग्रेस अलग ही रहना पसंद करेंगे, एक साथ नहीं। तो कैसे, ये तो हमने देखा जहां जहां आप एकदम मस्त लड़े हैं, आपने कांग्रेस को धूल चटाया है। तो हाउ डू यू सी दैट महमूद देशमुख जी? अमित शाह क्या सही है जब बोलते हैं कि ये बहुत जल्दी फूटने वाले हैं? हाउ डू यू सी महमूद जी? ऐसा है, अभी उन्होंने भविष्यवाणी का धंधा कब से शुरू किया मैं नहीं जानता, है ना। भविष्यवाणी करने का ये काम कब से शुरू किया मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। और ना हमने, देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, हमने किसी का वोट बैंक तोड़ा नहीं है। एक बात ये सच्चाई है कि जो कांग्रेस की वोट बैंक है ना, जो सेक्युलर वोट बैंक है, वही वोट बैंक हमारी है। इसके लिए जो मतलब जहां पे हमारी ताकत ज्यादा है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन मजबूत है, वहां पे हम लोग, हमारी सीटें आती हैं। जहां हमारे लोग मतलब हमारा संगठन मजबूत होगा वहां पे हमारे विधायक और एमपी जीतेंगे। जहां कांग्रेस के लोग मजबूत होंगे वहां पे उनके लोग जीतेंगे। तो इसमें हमारे में आपस में अंडरस्टैंडिंग है। ये हम कोई इनके बातों में आने वाले नहीं, अमित शाह जैसे लोगों के बातों में कोई आएगा नहीं, आप बेफिक्र रहिए। वो घबरा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं उनके मन में डर है, तब ये हमारा जिक्र कर रहे हैं। हम तो उनका जिक्र नहीं करते जी, है ना। हम तो उनका जिक्र नहीं कर रहे। आप देखें भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेतागण होते हैं उनमें सिर्फ आप लोगों की बात होती है, इंडिया अलायंस की बात होती है, ज्यादातर अपनी बात जरा कम करते हैं, सिर्फ आप ही की बात करते हैं। अब उनके पैर के नीचे से जमीन सरक रही है ना सर। आप गौर करिए, उनके अलायंस पार्टनर बचा कौन है आप मुझे बताइए। पंजाब में अकाली दल उनसे दूर हो गए, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ में उन्होंने उनके पीठ में छुरा घोंप दिया, बराबर है। बिहार के अंदर नीतीश कुमार के साथ में उन्होंने गलत किया, नीतीश कुमार ने उनका साथ छोड़ दिया। हाँ, अभी चंद्रबाबू नायडू अंदर जा रहे हैं। आप मुझे बताइए ना उनके साथ है कौन? हाँ, अलायंस पार्टनर में आज उनके साथ है कौन? हाँ, दुरुस्त बात है। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू सर, आप इसी तरह काम करते रहें। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, हम बड़े गर्वान्वित महसूस करते हैं अपने आप को जब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से आप लोग गरीबों के लिए और मिडिल क्लास के लिए आप लड़ रहे हैं। एक बात और, एक बात बोलिए एक बात और चलते चलते सुन लीजिए सर। अभी 6 सितंबर 2023 को गवर्नमेंट ने एक जीआर लाया है, आप उसके ऊपर वाकई में आवाज उठाइए। आरक्षण के मुद्दे की मैं बात करना चाहता हूँ, है ना। एक देखिए, एक तरफ यहाँ पे आरक्षण के ऊपर आग भड़की हुई है कि आरक्षण मिलना चाहिए, है ना।
आरक्षण की आग भड़की हुई है, आरक्षण मिलना चाहिए। दूसरी तरफ पहली बार महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार एक जीआर ला रहा है 6 सितंबर 2023 को जीआर लाया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कि गवर्नमेंट सरकारी इसमें महकमे में है ना, सरकारी विभाग में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर ऑफिसर से लेके प्यून तक की भर्ती होगी और ये कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने 9 कंपनी को दिया है। आप चेक कर सकते हैं जी। आप मुझे बताइए कि अब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर कोई अगर अपॉइंट होगा वहां पे तो फिर वो रिजर्वेशन वाला इश्यू ही खत्म हो गया। नहीं, वो आरक्षण है ही नहीं वहां, हुआ कि नहीं? नहीं है, बराबर। दूसरी बात, जो अगर क्लास 1 ऑफिसर कोई बैठेगा जो उसकी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी, है ना। आज उस डिपार्टमेंट का अगर किसी को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना के बिठा दिया है इन्होंने, किसी कंपनी का एक एजेंट आके कंपनी अपॉइंट अगर किसको कर रही है, वो कंपनी अपने हिसाब से आदमी बिठाएगी, तो वो डिपार्टमेंट के जो सीक्रेट रिपोर्ट्स होंगे या सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है वो लीक होने के चांसेस होंगे। हाँ, ये देश को, इस महाराष्ट्र को ये कहां ले जाना चाहते हैं ये लोग? जैसे बड़ी गंभीर समस्या है सर। जैसे अभी बीएसटी में हो ही रहा है आपके सामने कॉन्ट्रैक्ट। सर बीएसटी देखिए, मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्टर को देखिए, कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए, लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कल मंत्रालय में बैठे हुए, सेक्रेटरिएट में बैठे हुए जो अधिकारी है ना, वो कोई एमपीएससी से नहीं निकलेगा सर। वो कोई प्राइवेट जो 9 कंपनी के मैं आपको नाम भेजता हूँ, उसके उनके लिस्ट भेजता हूँ आपको, उन 9 कंपनियों को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है ऑलरेडी। भाई आप हमको रिक्रूटमेंट करोगे, आपके माध्यम से हम मतलब ये फुलफिल करेंगे जगह। ये मतलब ये किस दिशा में हम जा रहे हैं? मतलब जो आपने कहा कि ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं उसमें बहुत सच है, कहने का मतलब ये हुआ। और खर्चा कम करना चाहते हैं, सच्चाई है, यही सच्चाई है। यस सर, यस। 2024 में केजरीवाल जी भी बन सकते हैं प्रधानमंत्री। करेक्ट, बन सकते हैं, ऐसी क्या बात है, कोई भी बन सकता है। देशमुख जी। जी सर। 2024 में अरविंद केजरीवाल जी भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। नहीं, मैं देखिए एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता इस नाते तो मैं ये कहूंगा कि ये मुझे खुशी होगी इस बात से, लेकिन ये तय होगा नेशनल लेवल पे। जो अभी जो टीम इंडिया बनी है वो डिसाइड करेंगे, इसमें न मैं कुछ कह सकता हूं न कोई और कोई कुछ कह सकता है। राइट, थैंक यू सो मच सर, नमस्कार। इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत मजा आता है सर आपसे बात करते हुए, आप इसी तरह आते रहें और हम लोगों की जानकारी बढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आप याद करते रहिए, हम आते रहेंगे सर। क्या बात है महमूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप डूइंग द गुड वर्क दैट यू आर डूइंग। वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू। Keep working like this. Thank you so much. Okay, bye, good night. And the Aam Aadmi Party has really and truly been working very, very hard for the slums, for the lower middle class, and for the middle class. The only party that is actually doing it and putting its money where its mouth is. The way they have worked in Delhi, the way they are working in Punjab, it's really and truly commendable. Sir, it's absolutely fantastic. मुझे ये करना है कि Congress, as you said, is copy pasting all its schemes. Yes, they are. 5 वचन, 6 वचन, 11 वचन, महिला एसटी ट्रांसपोर्ट फ्री, महिला को हम पर मंथ स्टाइपेंड दे देंगे, बुजुर्गों को ये दे देंगे, तीर्थ यात्रा पे दे देंगे। एक चीज मैं आपको तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आम आदमी पार्टी एंड द कांग्रेस? I'll tell you what the difference is. The difference is in implementation. Mr. Arvind Kejriwal knows how to implement these schemes. Just like he has done it in Punjab through Bhagwant Mann, just like he has done it in Delhi. In Karnataka, because of the free travel for women, there's a private transporter strike. Private transporters, the cab drivers, auto rickshaws. That did not happen in Delhi. आप देखिए वो दिल्ली में नहीं हुआ, वो पंजाब में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? Because Arvind Kejriwal, when he announced these schemes and implemented them, he knew how to implement them. He thought them through. आज की तारीख में आप देखिए सबसे बड़ा तबका जो अरविंद केजरीवाल को वोट करता है वो ऑटो ड्राइवर्स और टैक्सी ड्राइवर्स हैं सबसे ज्यादा। और लोगों को ये लग रहा था कि स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस में क्योंकि महिलाओं को ट्रैवल फ्री है इसलिए सबसे ज्यादा इफेक्ट ऑटो वाले होंगे और टैक्सी वाले होंगे और therefore they will turn against the Aam Aadmi Party. Exactly the opposite has happened. So Mr. Kejriwal knows what to do because these are his schemes. Please understand. अरविंद केजरीवाल की ये स्कीम्स हैं और अरविंद केजरीवाल has thought them through. The Congress, as you rightly said,
has just copied and pasted. No, but it's very interesting to see how the Karnataka Congress, handles this crisis. Because बोले कि buses में सब पूरे महिला घुस गए और जो कार में जाते थे या टैक्सी में जाते थे या रिक्शा में जाते थे वो नहीं जा रहे, सब लोग they are going in the buses. Yes. And buses are filled with them. So the subsidies, बोले कि probably they are not getting subsidies. So this the government has to take care. They didn't think it through, Pradeep ji. They just announced it. And certainly people believed them because they thought that just like the Aam Aadmi Party has implemented it in Delhi and is implementing it in Punjab, the Congress will also be able to do it. Now they will have to sit with Arvind Kejriwal and take lessons from him. How do you do it? But they won on these promises. Yes, they did. 5 वचन, 11 वचन, अभी मध्य प्रदेश में 11 वचन, उसके बाद राजस्थान में इतना वचन, तो they are doing it. लेकिन जहाँ तक स्टेट गवर्नमेंट का सवाल है साहब, देखिए लोकसभा के चुनाव अलग हैं. स्टेट गवर्नमेंट का जहाँ तक सवाल है, वहाँ पे देयर विल बी अ कंपटीशन बिटवीन आम आदमी पार्टी एंड द कांग्रेस एंड एवरीवेयर एल्स, वेयर अरविंद केजरीवाल इज लाइकली टू टेल एवरीबडी. पर देखिए कर्नाटका में इन्होंने वादा किया लेकिन कर नहीं पाए. हमने जो वादा किया हमने इम्प्लीमेंट किया, तो आपके ऊपर है. So this is going to be very, very interesting. It is going to be very, very interesting as to what happens. Because the Aam Aadmi Party, from whatever I know, they are good. They are professionals. They are very focused. They know if they have promised something, how to deliver. The Congress, well, they have promised and they are finding it very difficult to deliver. That's it. Now at the moment with us, at the moment we do have a few comments. थोड़े बहुत comments भी हैं हमारे पास. आप भी ज़रा अपने comments भेजते रहें. Please do send in your comments, as many as you can, and we'll try to read them out right over here on Nation Now. And if you haven't subscribed to the channel already, please do so. Can we have the comments on, please? Let's take a look at the comments. This is Mr. Bharat Singh. Rahul Gandhi is the new Prime Minister. Bullshit hopes. That's what Mr. Mukund Rajan 8961 said. Didn't we read this yesterday? I think we did. Aggression coming from within. Yes, Sunny Deol reacts on his fee hike to 50 crores after Ghazal 2 success. Is he getting 50 crores? I don't know. Great actor Sunny Deol. Pramila Dhamdhare 710. ऐसा इन्होंने कहा है. बिल्कुल ठीक है. He is a great actor, we all believe it. 50 is less, Sunny price should be 100 crore. Satish Saini साहब लिखते हैं QD1FC. Sunny Deol is a great actor, he's a fantastic personality and he's a really great man. Kangana Ranaut praises Shah Rukh Khan for Jawan. Can we take a look at what has been said about Kangana Ranaut? Proud of Kangana praising SRK, only well educated and humble can do like you, a humble person can do like you. Thank you, we love SRK. That's what this person says. Right, do keep sending in your comments. Do you think the Marathas deserve reservation? Do you think the Maratha reservation agitation is justified? And do you think the government is just trying to give them a lollipop and is not really serious about implementing reservations for Marathas? Please do send in your comments. Both Pradeep ji and I will try and read out as many as possible. That's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. वंदे मातरम. वंदे मातरम.